हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL पर। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। माय नेम इज़ गुलाब शाह और जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो सेमेस्टर 1 की होने वाली है। और सेमेस्टर 1 में जो हमारी एजुकेशन है, हम एजुकेशन की बुक को कवर कर रहे हैं। और ये जो हमारी एजुकेशन है इसका नाम है समकालीन भारत में शिक्षा। इस एजुकेशन को हम कवर कर रहे हैं जिसमें हम ऑलरेडी यूनिट 1 कवर कर चुके हैं और आज हमारी यूनिट 2 स्टार्ट होने वाली है। अगर आपने यूनिट 1 नहीं देखी है तो आप जल्दी से जाकर उसे देख लीजिए ताकि आप अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर पाएँ और अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर गेन कर पाएँ। क्योंकि देखिए BA में अच्छे नंबर गेन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसी इम्पॉर्टेंट चीज़ को आपके लिए ईजी बनाने के लिए हम लोग यहाँ वर्क कर रहे हैं ताकि आप लोग ईजीली अपने अच्छे नंबर गेन कर पाएँ। और उसके लिए बस आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें और आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं हो और सारी ही वीडियोस आप स्टेप बाय स्टेप देख सकें और अपनी स्टडी को कर सकें। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आज हमारी सेकेंड यूनिट स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए फिर हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, हमारी जो यूनिट सेकंड है यानी सेकंड यूनिट, इसका नाम है महिला एवं आधुनिक शिक्षा। यानी हम मेनली इसमें महिलाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं और जो हमारी आधुनिक शिक्षा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या महिलाओं का क्या योगदान था शिक्षा में, या महिलाओं के लिए शिक्षा किस तरह से थी पहले, और किन किन महिलाओं ने शिक्षा हासिल करने के लिए जो हम आज इजीली शिक्षा ले पाते हैं, इजीली पढ़ पा रहे हैं। जैसे मैंने इजीली पढ़ ली, मैंने किसी से युद्ध नहीं किया या फिर मैंने समाज में जाकर किसी को कुछ नहीं बोला, बस मेरे पेरेंट्स ने मुझे परमिशन दी और मैंने पढ़ाई कर ली, जैसे आप लोग कर रहे हैं। पर क्या पहले भी ऐसी सिचुएशन थी? तो नहीं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी रही हैं जिन्होंने हमारे अधिकारों के लिए लड़ाई करी थी, यानी समाज में लड़ाई करी थी, अपने परिवार से लड़ाई करी थी। तो हम इस चैप्टर में उन महिलाओं के बारे में भी जानने वाले हैं। चलिए फिर बिना देरी करे हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट हेडिंग ही देख रहे हैं, हमारी फर्स्ट हेडिंग है महिला शिक्षा पर समितियों का आयोग। यानी कौन कौन सी ऐसी समितियां बनाई गई थी जो महिला शिक्षाओं के लिए बनाई गई थी। तो हम इस चैप्टर में बहुत सारी समितियों के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। जो हमारी सबसे पहली समिति है वो है दुर्गाबाई देशमुख समिति, जो कि हमारी आई थी 1956 में। चलिए इस समिति के बारे में देख लेते हैं। दुर्गाबाई देशमुख समिति ने महिलाओं की शिक्षा पर कुछ महत्वपूर्ण और विस्तृत सिफारिश की थी। समिति ने लड़कियों और लड़कों के लिए समान पाठ्यक्रमों की आवश्यकता पर जोर दिया और महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात की। समिति की सिफारिश इस प्रकार है, यानी देखिए ये जो दुर्गाबाई समिति आई थी इसने लड़कियों और लड़कों के लिए समान पाठ्यक्रम होने चाहिए इस बात पर जोर दिया, और लड़का हो या लड़की उसे समान शिक्षा मिलनी चाहिए इस बात पर भी इसमें जोर दिया गया था। अब इस समिति के अंतर्गत कुछ सिफारिश की गई थी, उनको देख लेते हैं कि क्या क्या सिफारिशें की गई थी दुर्गाबाई समिति के अंतर्गत। तो पहली सिफारिश है हमारी लड़कियों के लिए तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था। दूसरी सिफारिश थी इसमें महिला शिक्षा की भर्ती और प्रशिक्षण। और तीसरी सिफारिश थी इसमें महिलाओं के लिए छात्रावास और स्कूल की सुविधा का विस्तार। और चौथी थी इसमें प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन। यानी देखिए जो हमारी प्राथमिक शिक्षा होती है, जो हमारी बेसिक शिक्षा होती है और जो हमारी हाई लेवल की शिक्षा होती है, दोनों के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए महिलाओं को आगे पढ़ने के लिए। ठीक है, ये सभी चीज़ें हमारी दुर्गाबाई समिति के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट समिति को देख लेते हैं। नेक्स्ट समिति थी हमारी भारतीय राष्ट्रीय समिति, जो कि आई थी हमारी 1961 में। चलिए इस समिति को देख लेते हैं। यह समिति महिलाओं की शिक्षा के विस्तार और सुधार के लिए बनाई गई थी। समिति ने इस बात पर बल दिया कि महिला शिक्षा का उद्देश्य न केवल साक्षरता बढ़ाना है बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान से युक्त बनाना है। समिति के मुख्य सिफारिश थी, यानी देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय समिति आई थी इसका मोटिव ये था कि सिर्फ महिलाओं को शिक्षित कर देना ही नहीं है बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और आत्मसम्मानी भी बनाना है ताकि वो फ्यूचर में कुछ कर सके, अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सके। और इसमें कुछ सिफारिश रखी गई थी। चलिए अब हम उन सिफारिशों को देख लेते हैं। इसके अंतर्गत पहली सिफारिश रखी गई थी कि सह शिक्षा का प्रावधान। दूसरा था इसमें महिलाओं के लिए शिक्षा में समान अवसर। थर्ड था इसमें महिलाओं के लिए विशेष छात्रवृत्तियों का प्रावधान। और फोर्थ था इसमें महिलाओं के शिक्षा संस्थानों में मूलभूत सुविधाओं का विकास। ये सभी इसमें रखे गई थी, यानी ये सारी ही इसकी सिफारिश थी। चलिए अब नेक्स्ट समिति की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट समिति थी हमारी
कस्तूरबा गांधी समिति जो आई थी हमारी 1962 में। इस समिति के अंतर्गत क्या हुआ, चलिए देखते हैं। कस्तूरबा गांधी समिति ने महिलाओं की शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। समिति की सिफारिश इस प्रकार है, यानी देखिए जो कस्तूरबा गांधी समिति आई थी इसने महिलाओं को सशक्त बनाने के ऊपर कदम उठाए। देखिए किस तरह से महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकता है, और इसके अंतर्गत कुछ सिफारिशों को रखा गया जो कि इस प्रकार है। इसके अंतर्गत पहली सिफारिश रखी गई कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा को बढ़ावा, और दूसरी थी इसमें महिलाओं के लिए पेशेवर और तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था। थर्ड थी इसमें महिलाओं के लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रम, एंड फोर्थ थी इसमें महिलाओं की शिक्षा के लिए जागरूकता अभियान, यानी महिलाओं की जो शिक्षा है, अब महिलाओं की सारी शिक्षा की प्रोवाइड तो करवा दी, पर जागरूकता भी तो होनी चाहिए, तभी तो महिला जाएंगी। जब तक उन्हें पता ही नहीं होगा कि हाँ ऐसा भी कुछ है तो क्या महिला जा पाएंगी, तो हमारा आंसर होगा नहीं। इसी वजह से महिलाओं की जागरूकता के लिए भी अभियान चलाए गए थे। नेक्स्ट जो हमारा आयोग है वो है राष्ट्रीय महिला आयोग, जो कि 1975 में बनाया गया था। चलिए इसके अंतर्गत देख लेते हैं क्या क्या रखा गया। इसके अंतर्गत हम देखेंगे यह आयोग महिला के अधिकारों और उनकी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए काम करता है। आयोग ने महिलाओं की शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए निम्नलिखित सिफारिश की, यानी ये जो आयोग आया था इसने महिलाओं के अधिकारों की बात की और महिलाओं की जो शिक्षा है उसमें सुधार की बात की थी, और महिलाओं को सशक्त बनाने का भी कार्य किया था। अब इसके अंतर्गत भी कुछ सिफारिशों को रखा गया। चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी सिफारिश थी। तो पहली सिफारिश थी इसके अंतर्गत वो थी महिला शिक्षा के लिए राष्ट्रीय नीति का निर्माण करना। सेकंड था इसमें महिलाओं के लिए शिक्षा में विशेष कोटा, एंड थर्ड था इसमें महिलाओं की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान, एंड फोर्थ था इसमें महिलाओं के लिए व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट समिति की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट समिति थी हमारी जनरेशन कंसल्टेटिव समिति, 1990 में आई थी ये समिति। इस समिति के अंतर्गत क्या था, चलिए देखते हैं। यह समिति महिलाओं की शिक्षा को सशक्त और समावेशी बनाने के लिए बनाई गई थी। इस समिति की मुख्य सिफारिश थी, यानी ये जो समिति थी ये महिलाओं की शिक्षा को सशक्त और समावेशी बनाने के लिए बनाई गई थी, और इसमें कुछ मुख्य सिफारिशें रखी गई थी। चलिए उन सिफारिशों को देख लेते हैं। इसके अंतर्गत पहली सिफारिश रखी गई थी कि महिलाओं के लिए शिक्षा में समानता और न्याय का प्रावधान, और नेक्स्ट इसमें रखी गई थी महिलाओं के लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन, एंड थर्ड इसमें रखी गई थी महिलाओं के लिए तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा, एंड फोर्थ इसमें रखी गई थी महिलाओं की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता और छात्रवृत्तियों का प्रावधान। ठीक है, ये सभी इस समिति के अंतर्गत रखी गई थी। इस प्रकार विभिन्न समितियों और आयोगों ने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने और सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें की। जैसे कि हम देख सकते हैं कितनी सारी समितियां और आयोग आए थे जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा को सशक्त और आगे बढ़ाने के लिए इन सभी के लिए सिफारिशें की गई थी। इनके प्रयासों से महिला शिक्षा में सुधार हुआ और महिलाओं को अधिक अवसर और सशक्तिकरण प्राप्त हुआ। यही सभी जो गतिविधियां हो रही थी इन्हीं की वजह से महिला जो शिक्षा थी उसमें सुधार हुआ, और महिलाओं को सशक्तिकरण या महिलाओं का सशक्तिकरण होने के लिए एक अच्छा प्रावधान मिला और एक अच्छा रास्ता मिला, हम ये कह सकते हैं। आई होप आपको सारी ही समिति अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं आपके इस चैप्टर में। अब आपके चैप्टर में नेक्स्ट दे रखा है जो बहुत सारी ऐसी लेडीज़ या ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा में योगदान दिया। अब हम उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे रुकैया सुल्तान के बारे में कि रुकैया सुल्तान कौन थी। तो रुकैया सुल्तान का जीवन और योगदान, यानी अब हम देखेंगे रुकैया सुल्तान का जीवन कहाँ हुआ, या फिर ये कहें जीवन कैसा था और इनका क्या क्या योगदान था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं। रुकैया सुल्तान का जन्म 1880 में बंगाल के रंगपुर ज़िले के पैराबंद गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम रुकैया सखावत हुसैन था। उस समय लड़कियों की शिक्षा प्राप्त करने की ये अनुमति नहीं थी, लेकिन रुकैया की शिक्षा प्राप्त करने की अद्वितीय इच्छा थी। यानी देखिए उस समय जो लड़कियों के लिए एजुकेशन थी वो नहीं थी, यानी लड़कियां एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाती थी या उन्हें परमिशन ही नहीं थी, लेकिन रुकैया जो थी उन्हें एजुकेशन प्राप्त करने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी। ठीक है, इसके भाई ने उन्हें बंगाली और अंग्रेजी की शिक्षा दी। रुकैया का विवाह 16 वर्ष की आयु में 40 वर्षीय विदुर से तय किया गया, और उनके पति खुले विचारों के थे और उन्होंने रुकैया को शिक्षा प्राप्त करने के लिए लेखन करने के लिए प्रोत्साहित किया। रुकैया ने लेखन की शुरुआत की और उनके लेखन समय समय पर प्रकाशित हो रहे हैं। यानी देखिए रुकैया जो थी उन्हें बहुत ज़्यादा इच्छा थी पढ़ने की, लेकिन उनके भाई ने ही उन्हें बंगाली और अंग्रेजी की शिक्षा दी थी, और 16 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह हो गया था एक 40 साल के व्यक्ति से। और उनके जो पति थे, यानी उनके जो पति थे वो बहुत ज़्यादा
अच्छे थे ये कह सकते हैं, या उनके जो विचार थे वो बहुत ज़्यादा खुले थे, तो उन्होंने उन्हें आगे पढ़ने की और लेखन करने की अनुमति दे दी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखेंगे कुछ अज्ञात कारणों से रुकैया के पति का निधन हो गया, जिससे वह बेहद दुखी हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए काम किया। यानी देखिए, कुछ कारणों की वजह से बाद में उनके जो हस्बैंड थे, पति थे, उनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो फिर भी नहीं हार मानती और फिर वो महिलाओं की जो स्थिति थी उसके लिए लड़ती है और महिलाओं की स्थिति में सुधार करने का प्रयास करती हैं। ठीक है, महिला शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। अब हम देखेंगे रुकैया जी ने महिला के जो शिक्षा है उसमें किस तरह से योगदान दिया था। ठीक है, रुकैया ने महिलाओं की शिक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने 1911 में मुस्लिम महिलाओं के लिए एक स्कूल की स्थापना की। इस स्कूल का नाम सखावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल रखा गया। इस स्कूल में विज्ञान, अंग्रेजी और बंगाल जैसे विषयों की शिक्षा दी जाती थी। यानी इन्होंने आगे चल के एक स्कूल की भी स्थापना की 1911 में, जो कि मुस्लिम महिलाओं के लिए था, और उस स्कूल में विज्ञान, अंग्रेजी और जो बंगाली थी उस विषय के बारे में पढ़ाया जाता था। ठीक है, अब हम देखेंगे इनके सामाजिक सुधार। रुकैया सुल्तान ने केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सामाजिक सुधार के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से समाज में महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डाला और उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रेरित किया। रुकैया का मानना था कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिलने चाहिए और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का पूरा हक होना चाहिए। यानी इनका मानना था कि इनका मानना था कि जो महिलाएं हैं उन्हें पुरुषों के बराबर अधिकार होने चाहिए और सारी चीज़ों में, यानी शिक्षा में और जितनी भी चीज़ें हैं सभी में महिला और पुरुषों को समान अधिकार होनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कि इनकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। रुकैया सुल्तान की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं में सुल्ताना का सपना शामिल है, जिसमें उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं। इस रचना के माध्यम से उन्होंने महिलाओं की शक्तियों और समर्थन को दर्शाया है। यानी देखिए, इन्होंने एक बुक लिखी थी या एक रचना लिखी थी जिसका नाम था सुल्ताना का सपना, जिसमें इन्होंने महिलाओं को पुरुषों से ज़्यादा शक्तिशाली बताया है, ताकि जो महिलाएं हैं उनकी शक्ति में, उनके समर्थन में बढ़ोतरी हो सके और महिला अपनी शक्ति को उजागर कर सकें और अपने आप को आगे बढ़ा सकें। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रुकैया सुल्तान का जीवन और उनके कार्य हमें यह सिखाते हैं कि यदि हमारे पास दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और समाज में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। यानी अगर हमारा मोटिव अच्छा है और हम में दृढ़ शक्ति है, हम किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती और हम समाज में भी सुधार ला सकते हैं या बदलाव ला सकते हैं। हम बदलाव की लहर ला सकते हैं अगर हमारे पास भी दृढ़ विश्वास और दृढ़ शक्ति है। यानी अपने आप पे विश्वास करना, अपनी जो चीज़ें हैं उनमें इम्प्रूवमेंट करके आगे बढ़ने की, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे बेगम रुकैया द्वारा लिखित उपन्यास, यानी रुकैया द्वारा जो लिखित उपन्यास हैं, अब हम उनको देखेंगे। पहला उपन्यास है उनका पिपासा, जो कि प्यास यानी 1902 में लिखा गया था ये। दूसरा है हमारा मतीचूर प्रथम खंड, ये निबंध है जो कि 1904 में लिखा गया था। एंड थर्ड है हमारा मतीचूर द्वितीय खंड, ये भी निबंध है जो कि 1922 में लिखा गया था। दूसरे खंड में कहानियां और परिकथाएं शामिल है, यानी दूसरे जो खंड है ये, इसमें कहानियां और परिकथाएं शामिल है। ठीक है, इन्होंने और भी लिखी हैं जैसे सोरा घाट, जो कि सौरमंडल है, इसमें डेलसिया की हत्या का अनुवाद मेरी कोरली, और फिर है इन्होंने ज्ञान का फल, ये भी लिखा है। आगे चल देंगे। आगे अब हम देखेंगे नेक्स्ट है इनकी नारी सृष्टि, महिला की सृजन। नेक्स्ट है नस्र नैली, फिर है हमारा मुक्ति का फल, और फिर नेक्स्ट हम देखेंगे सुल्ताना का सपना, जो कि 1905 में लिखी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे कुछ और दे रखे हैं, उनको देख लेते हैं। इसके बाद में है पद्मराग कमल का सार उपन्यास है, जो कि 1924 में लिखा गया था। अबारोद वसनी एकांत प्रिय महिलाएं थी, जो कि ये लिखी गई थी 1931 में लिखी गई थी। नेक्स्ट है हमारी बोलीघाट। नेक्स्ट है हमारी नारी अधिकार, महिलाओं के अधिकार, इस्लामी महिलाएं एसोसिएशन के लिए एक अधूरा निबंध है ये। नेक्स्ट है हमारी
ईश्वर देता है मनुष्य लूटता है, जो कि 1927 में लिखी गई थी। नेक्स्ट है आधुनिक भारतीय लड़की के लिए शिक्षा का आदर्श, जो कि 1931 में लिखी गई थी। ये सभी इनके उपन्यास और कुछ कहानी और जो भी इनके लेख हैं वो हम देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम हमारी नेक्स्ट के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट है हमारी पंडिता रमाबाई। अब हम देखेंगे पंडिता रमाबाई के बारे में कि इनका क्या योगदान था। ठीक है, पहले हम देखेंगे पंडिता रमाबाई की प्रारंभिक जीवन और परिवार। पंडिता रमाबाई का जन्म 23 अप्रैल 1858 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान थे और उनकी मां लक्ष्मीबाई भी विदुषी महिला थी। रमाबाई का नाम पंडिता इसीलिए रखा गया क्योंकि उन्होंने कम उम्र में ही संस्कृत में महारत हासिल कर ली थी। यानी देखिए, रामाबाई जो थी इनका पहले नाम सिर्फ रामाबाई था, लेकिन पंडिता रामाबाई बाद में हुआ क्योंकि इन्होंने कम उम्र में ही संस्कृत भाषा में महारत हासिल कर ली थी, इसीलिए इनका नाम पंडिता रामाबाई हो गया था। ठीक है, शिक्षा और समाज में सुधार। अब इनका देखेंगे शिक्षा और समाज में सुधार की इनकी क्या भूमिका रही है। रामाबाई ने अपने माता पिता से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और अपने पिता के साथ संस्कृत और पुराणों का अध्ययन किया। उनके परिवार के निधन के बाद रामाबाई ने अपने भाई के साथ मिलकर देश भर में घूमकर समाज में सुधार और शिक्षा पर भाषण देना शुरू कर दिया। यानी पहले इन्होंने जो शिक्षा ली थी वो अपने माता पिता से ही ली थी और बाद में जब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी तो इन्होंने अपने भाई के साथ में पूरे देश में घूम कर लोगों को शिक्षा पर भाषण देना शुरू किया, शिक्षा के लिए प्रेरित करना शुरू किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे विवाह और विधवा जीवन, यानी पंडिता रामाबाई का विधवा और विवाह का जीवन देखेंगे। रामाबाई ने एक विधुर बंगाली विद्वान विपिन बिहारी मेघावी से विवाह के कुछ ही समय बाद विपिन की मृत्यु हो गई, जिससे रामाबाई विधवा हो गई। उन्होंने विधवा जीवन की कठिनाइयों का सामना किया और इसके खिलाफ आवाज भी उठाई। यानी इन्होंने विपिन जी से विवाह किया, लेकिन विवाह के कुछ टाइम ही बाद विपिन जी की मृत्यु हो जाती है और ये विधवा हो जाती हैं। और विधवा की जो कठिनाइयाँ होती थी उस टाइम पे, इन्होंने सभी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में योगदान, कि इनका शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान था। रमाबाई ने 1881 में आर्य महिला समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य महिलाओं की शिक्षा और उसके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना था। उन्होंने 1889 में शारदा सदन की स्थापना की, जो विधवाओं और अनाथ लड़कियों के लिए एक शैक्षणिक संस्थान था। यानी इन्होंने अब विधवाओं के लिए कार्य करना शुरू किया, आर्य महिला समाज की स्थापना की और एक ऐसी जगह की स्थापना की, यानी शारदा संत की स्थापना की, जहां विधवाओं और जो अनाथ लड़कियां होती थी उनको जगह दी जाती थी, उनकी हेल्प की जाती थी ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। ठीक है, अब हम देखेंगे धर्म और समाज में सुधार। रमाबाई ने ईसाई धर्म स्वीकार किया और मुक्त मिशन की स्थापना की, जो विधवाओं और गरीब महिलाओं की पुनर्वास और शिक्षा के लिए समर्पित थी। उन्होंने महिलाओं के आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए विविध कार्यक्रम शुरू किए और समाज सुधार के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। ये जो थी, इन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था और मुक्त मिशन की स्थापना की, जहां पर जो गरीब महिलाएं होती थी उनकी हेल्प की जाती थी, आर्थिक रूप में उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रेरित किया जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देखेंगे पंडिता रमाबाई के विचार, यानी पंडिता रमाबाई जो थी इनके विचार कैसे थे। रमाबाई ने जातिवाद को भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या बताया और उनके समाप्त करने के लिए प्रयास किया। उनका मानना था कि जातिवाद ने लोकतांत्रिक व्यवस्था के विकास को रोका और लोगों की स्वकीय स्वार्थीय मानसिकता को बढ़ावा दिया है। यानी इनका मानना था कि जो भी प्रॉब्लम है वो जातिवाद की वजह से है, क्योंकि हम लोग जातिवाद को इतना बढ़ा देते हैं कि जो बेसिक चीज़ें होती हैं उन्हें भी भूल जाते हैं। तो पहले हमें सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें जातिवाद को ख़त्म करना चाहिए और इन्होंने इसको ख़त्म करने के लिए प्रयास भी किए। अब हम देखेंगे इनके उल्लेखनीय कार्य क्या क्या थे। पहला लिख सकते हैं आप,
रमाबाई ने बाल विवाह का विरोध किया और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। दूसरा आप लिख सकते हैं, इन्होंने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया और उनके आर्थिक सशस्त्रीकरण के लिए प्रयास किया, क्योंकि अभी हमने देखा कि इन्होंने बहुत सारी आर्थिक चीज़ें खोली थी ताकि जो महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाया जा सके। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए शारदा सदन और कार्य महिलाएं समाज जैसी संस्थाओं की स्थापना की, जो कि अभी हमने पढ़ा। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, उन्होंने विभिन्न सामाजिक और धार्मिक सुधारों के माध्यम से समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने का प्रयास किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देखेंगे इसमें पंडिता रमाबाई का जीवन और उनका कार्य भारतीय समाज सुधार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उन्होंने अपने समय की सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष किया और महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। यानी इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में और महिलाओं के जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए। अब नेक्स्ट है हमारे ज्योतिबा फूले। अब हम ज्योतिबा फूले को देखेंगे कि इन्होंने किस तरह से योगदान दिया। इन्होंने और इनकी वाइफ ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। चलिए देखते हैं। ज्योतिबा फूले का जन्म 1827 में पुणे के माली जाति के एक शूद्र परिवार में हुआ था। 1848 में एक ब्राह्मण मित्र की शादी में शामिल होना उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। यानी जीवन से 1848 तक सब सही चल रहा था, लेकिन जब इनके 1848 में एक मित्र का विवाह था, और मित्र कौन था? ब्राह्मण था। और उस मित्र यानी ब्राह्मण के विवाह में जाना इनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट हो जाता है, क्योंकि ये शूद्र थे, बहुत नीची जाति के थे और ये ब्राह्मण के विवाह में चले जाते हैं। चलिए कैसे ये टर्निंग पॉइंट था देखते हैं। फूले एक रूढ़िवादी शादी बारात का हिस्सा बने, लेकिन बाद में उनके मित्र के अभिभावकों ने उन्हें फटकारा और अपमानित किया। यानी जो इनके मित्र थे, उनके जो अभिभावक यानी जो उनके गेस्ट थे, उन लोगों ने फूले जी को फटकारा और अपमानित किया था, यानी उनकी बेइज्जती की। उन्होंने कहा कि फूले निम्न जाति के हैं, इसीलिए उन्हें इन रिवाजों से दूरी बनानी चाहिए। इस घटना से फूले को जातिवाद में निहित अन्याय का भाव हुआ और उन्होंने यह एहसास किया कि निराश्रता से चलते शूद्र बर्बाद होते हैं। यानी देखिए, उन्होंने इसके बाद में ये फील किया कि ये जो जातिवाद है ये गलत है, यही हमें बर्बाद कर रहा है, जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे, और उन्होंने हर तरह के पतन का सामना करना पड़ा। इस कारण से उन्होंने यह विचार किया कि इन समस्याओं का समाधान केवल शिक्षा ही संभव है। यानी देखिए, उन्होंने जब देखा कि जातिवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हर चीज़ में जातिवाद है, लेकिन इसका क्या सल्यूशन है, तो उन्होंने पाया कि इसका सिर्फ एक ही सल्यूशन है कि शिक्षा। इसीलिए इन्होंने शिक्षा को हासिल किया और फिर शिक्षित करने का प्रयास किया जितने लोगों को हो सके, क्योंकि किसी भी रूढ़िवादिता को खत्म करने के लिए शिक्षा ही सबसे मजबूत साधन होता है। फूले ने शूद्र महिलाओं और शिक्षा से वंचित शोषित समुदायों के लिए काम करना शुरू किया। 1848 में उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए एक स्कूल की स्थापना की। यह उस समय की रूढ़िवादी सोच के खिलाफ एक बड़ा कदम था, क्योंकि इससे पहले कोई भी स्कूल नहीं था। तो सबसे पहले इन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल बनाया, जो कि रूढ़िवादी सोच के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम था। ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने समाज में सुधार के लिए अथक प्रयास किया। सावित्रीबाई फूले ने भी कविताओं के माध्यम से लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया। यानी ज्योतिबा फूले और इनकी बीवी जो थी सावित्रीबाई फूले, दोनों ने ही फिर योगदान किया। और जो सावित्रीबाई फूले थी, उन्होंने कविता के माध्यम से भी लोगों को प्रेरित करने और आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे, फूले का जीवन कई नेताओं के लिए प्रेरणादायक रहा है। उन्होंने जातिवाद और मूर्ति पूजा का खंडन किया और समाज में समानता के लिए लड़ाई लड़ी। 1873 में उन्होंने सत्याशोधक समाज की स्थापना की। उनके विचार और कार्य आधुनिक भारत में भी प्रासंगिक हैं। फूले ने शिक्षा को सवाल जवाब, आलोचनाओं और विचारों के आदान प्रदान के माध्यम माना, न कि केवल सूचना के
सूचना के संचरण का, यानी इनका मानना था कि जो हमारी शिक्षा है वो विचारों के आदान प्रदान भी करता है, ना कि केवल सूचना का ही। ये सवाल जवाब और जो आलोचनात्मक चीज़ें हैं और जो हमारे विचार हैं उनका भी आदान प्रदान करता हुआ हमें दिखाई देता है। अब हम देखेंगे ज्योतिबा फूले की कुछ प्रमुख कृतियाँ। अब वो कौन कौन सी कृतियाँ हैं, चलिए देख लेते हैं। पहली है हमारी तृतीय रतन, नेक्स्ट है हमारा गुलामगिरी एंड थर्ड है हमारा किसान का कूड़ा। ये सभी इनकी रचनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका जीवन और कार्य भारतीय समाज में शिक्षा और समानता के महत्व को उजागर करता है। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले भी उनके साथ इस मिशन में शामिल थीं और दोनों ने मिलकर समाज में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये सभी हम देख सकते हैं जो कि अभी हमने देखा। अब हम देखेंगे सावित्रीबाई फुले यानी ज्योतिबाबाई फुले की जो वाइफ थी सावित्रीबाई फुले, इनका क्या महत्व था। अब हम इनके महत्व के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ था। वह भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारक और मराठी कवयित्री थी। यानी ये भारत की पहली शिक्षिका यानी टीचर और समाज सुधारक और मराठी कवयित्री भी थी, जो कि मराठी भाषा में लिखती थी। उन्होंने अपने जीवन को शिक्षा और सामाजिक सुधार के लिए समर्पित किया। सावित्रीबाई का योगदान कई मायनों में महत्वपूर्ण था, जिसमें विशेषकर महिलाओं और दलितों की शिक्षा क्षेत्र में सुधार किया था, ठीक है। अब हम देखेंगे इनका प्रारंभिक जीवन और इनकी शिक्षा के बारे में, ठीक है। चलिए इनकी प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सावित्रीबाई फुले का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। इनका विवाह ज्योतिबाबाई फुले से हुआ। उन्होंने उन्हें शिक्षित किया और समाज सेवा की दिशा में प्रेरित किया। सावित्रीबाई और ज्योतिबाबाई फुले ने मिलकर 1848 में पुणे में भारत का पहला बालिका विद्यालय खोला। इस विद्यालय में सावित्रीबाई ने स्वयं शिक्षिका के रूप में कार्य किया। यानी इन दोनों ने मिलकर 1848 में एक पुणे में एक विद्यालय खोला महिलाओं के लिए, और उसमें सावित्रीबाई फुले ने एक टीचर की तरह कार्य भी किया। अब हम देखेंगे इनका शैक्षणिक योगदान सावित्रीबाई फुले का। सावित्रीबाई फुले ने बालिकाओं की शिक्षा के लिए कई विद्यालयों की स्थापना की। वह अपनी शैक्षणिक विधियों में आधुनिक और प्रगतिशील विचारों का समावेश करती थी। उनका मानना था कि शिक्षा के माध्यम से ही समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। जैसे कि हम देख सकते हैं दोनों ही हस्बैंड वाइफ का सेम ही मानना था कि अगर शिक्षा होगी तो हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, और जो कि बिल्कुल ट्रू है। अगर शिक्षा नहीं होगी तो हम समाज में परिवर्तन नहीं ला सकते। अगर हम चाहते हैं समाज को बदलना, समाज में परिवर्तन लाना, तो हमें शिक्षित करना होगा लोगों को, तभी परिवर्तन हम समाज में देख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे सामाजिक सुधार के कौन कौन से सामाजिक सुधार हुए थे। सावित्रीबाई फुले ने विधवा पुनर्विवाह और सती प्रथा के उन्मूलन के लिए भी संघर्ष किया। उन्होंने विधवा आश्रय स्थल खोले और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रेरित किया था, ठीक है। यानी महिलाओं को आगे बढ़ाने में, और जो पुनर्विवाह था और जो सती प्रथा थे, इन कुरीतियों से लड़ने में भी मदद की थी सावित्रीबाई फुले ने। अब हम देखेंगे कविताएं और साहित्य योगदान इनका। सावित्रीबाई फुले ने एक कुशल कवयित्री भी थी। उनकी कविताएं सामाजिक मुद्दों और स्त्री शिक्षा के महत्व पर केंद्रित थी। उनका प्रमुख काव्य सौंदर्य है। अब हम इनका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं कि इनका कौन कौन से काव्य सौंदर्य है। पहला लिख सकते हैं हम काव्य फूले, जो कि 1854 में लिखा गया था। इस संग्रह में उनकी कविताओं का संकलन है, जिसमें उन्होंने सामाजिक सुधार के संकेत दिए हैं। यानी ये जो है काव्य फूले, इसमें इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, यानी कविताओं का संकलन है, और इसमें सामाजिक सुधार की बात की गई है सारी कविताओं में। नेक्स्ट है हमारा 52 काशी सुबोध रत्नाकर, जो कि इन्होंने 1892 में लिखा था। इस काव्य संग्रह में भी सामाजिक मुद्दों पर कविताएं शामिल हैं। यानी इसमें भी सामाजिक जो काव्य मुद्दे हैं, यानी इसमें भी जो सामाजिक मुद्दे हैं उनके ऊपर रचनाएं लिखी गई हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे इनका अन्य योगदान। सावित्रीबाई फुले ने 1854 में विधवाओं के बच्चों के लिए एक घर की स्थापना की और 1868 में अछूतों के लिए अपने कुएं को खोल दिया। उन्होंने 1875 में प्ले महामारी के दौरान रोगियों का उपचार भी किया था। यानी ये जो थी, इन्होंने समाज में बहुत सारे योगदान दिए, और खासकर महिलाओं की शिक्षा के लिए
और जो विधवाओं के बच्चे होते थे उनके लिए घर भी बनाया था, और जो अछूत लोग होते थे उनके लिए कुआं भी अपना खोल दिया था कि कोई भी हमारे कुएं से आकर पानी ले सकता है, क्योंकि पहले अछूतों को किसी के भी घर से पानी लेने की अनुमति नहीं थी। और जो प्लेग महामारी आई थी उस टाइम भी इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया था। ठीक है, सावित्रीबाई फूले का जीवन और कार्य आज भी प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने अपने समाज सेवा के कार्यों के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि शिक्षा और सामाजिक सुधार के माध्यम से समाज में वास्तविक परिवर्तन लाया जा सकता है। यानी इनके जितने भी योगदान हैं और इनकी जो भी सारी चीज़ें हैं, उससे हम कह सकते हैं कि अगर व्यक्ति सच में योगदान करना चाहे या सच में समाज को बदलना चाहे तो शिक्षा के माध्यम से समाज को आराम से बदला जा सकता है। बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, पर फिर भी अगर हम शिक्षा के माध्यम से किसी को बदलना चाहें तो हम उसे बदल सकते हैं, सिर्फ शिक्षा के माध्यम से। और ये बात इन दोनों ने ही साबित कर दी है। और यहाँ ये आपका पूरा ही चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको पूरा ही चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं। आप हमारी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको सारी ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं और आप इन सभी नोट्सों को पढ़ना चाहते हैं जो मैंने अभी तक आपको पढ़ा है, तो आप सिंपली हमारा ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको हमारे ऐप और जो सोल की बुक्स हैं और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको इस ऐप के अंतर्गत मिल जाएंगे, जिसमें आप अपनी स्टडी मटेरियल को चेक कर सकते हैं, अपना हॉल टिकट, अपना रिजल्ट, सारी ही चीज़ें आप उसमें चेक कर सकते हैं। और ये सभी बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे इस ऐप में। तो अगर आपने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया, आप जल्दी से हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।